प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अर्धचालक दो टाइप्स के होते थे। एक तो एन टाइप अर्धचालक बेटा और दूसरा कौन सा था, पी टाइप अर्धचालक। दोनों प्रकार के अर्धचालक पढ़ने के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। ठीक है बेटा, बैंड सिद्धांत होता क्या है बेटा, देखो ये आपके केमिस्ट्री में भी आएगा और ये आपके फिजिक्स में भी आएगा, और ये बेटा एग्जाम में भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में 3-4 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर टुकड़े करके यहाँ पर 3 का या 2 का पूछ लिया जाता है, फिर पूछा जाता है अधिकतर बार। ठीक है बेटा, देखो बैंड सिद्धांत क्या होता है, आपने मोटी थ्योरी पढ़ी थी बेटा 11th क्लास में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। उसमें क्या होता है बेटा, जब परमाणु कक्षक थी लगभग समान ऊर्जा और आकृति की लगभग समान ऊर्जा भिन्न भिन्न आकृति की क्या है, परमाणु कक्षक जब आपस में सहयोग करती थी तो उतनी ही संख्या में क्या करती थी बेटा, जितनी कक्षकों ने सहयोग किया है तो उतनी कक्षाओं में नई अणु कक्षकों का निर्माण होता था। हमने बनाया था बेटा O2, B2, C2, N2 आदि आरेख बनाए थे हमने, अणु कक्षकें बनाई थी, साइड में परमाणु कक्षकें थी, मिलकर बीच में अणु कक्षकें थी। तो अपन ने इस टाइप्स के आरेख बनाए थे। देखो बेटा ये परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक आपस में मिलकर क्या करती थी बेटा, 2 अणु कक्षकों का निर्माण कर लेती थी। पढ़ा था ना वहाँ पे, तो परमाणु कक्षक 2 मिली तो 2 ही क्या बन गई बेटा, अणु कक्षक। तो देखो बेटा हम कहते हैं कि जब परमाणु कक्षक है, सिद्धांत भी यही कहता है, बैंड थ्योरी क्या कहती है बेटा, जब धातु परमाणु की, धातु के लिए लागू होता है बेटा ये, जब धातु परमाणु की परमाणु कक्षकें आपस में अतिव्यापन करती है, एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाएगी, ऐसे अतिव्यापित होने के बाद देखो वो क्या करती है बेटा, यहाँ पर लगभग समान ऊर्जा में क्या होती है, नई आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। ध्यान से समझना बेटा, जब परमाणुविक कक्षकें धातु परमाणु की आपस में अतिव्यापन करती है तो वो क्या करती है, उतनी ही संख्या में नई अणु कक्षकों का निर्माण करती है। और इन अणु कक्षकों की जो ऊर्जा होती है ना बेटा, वो क्या होती है, इतनी कम होती है कि पास पास क्या होते हैं, पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ ध्यान से समझना है डायग्राम को। ये कोई यहाँ पर एक ये संरचना बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बना दी। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि जब धातु परमाणु की परमाणु कक्षकें आपस में अतिव्यापन करती है तो उतनी ही संख्या में क्या करती है बेटा, नई अणु कक्षकों का निर्माण करती है। वो अणु कक्षकें यहाँ पर क्या करती है, उनकी ऊर्जा कम होने के कारण यहाँ पर वो एकदम पास व्यवस्थित हो जाती है। तो देखो बेटा मैं क्या कर दूँ, यहाँ पास 1 2 3 4 ऐसे कितनी भी हो सकती है वो, तो ऐसे पास व्यवस्थित हो जाती है बेटा, और क्या करती है, पट्टियों का निर्माण कर लेती है, पट्टियों के रूप में क्या होती है, व्यवस्थित हो जाती है। और इस प्रकार जो व्यवस्थित होती है बेटा, तो इस पट्टियों का जो निर्माण करती है, इन पट्टियों के निर्माण वाली जो संरचना बनती है ना बेटा, इसको हम यहाँ पर संयोजकता बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा आपका चित्र आंशिक रूप से पूरित। देखो पूरा भरा हुआ नहीं है बेटा ये, देखो तो आंशिक रूप से पूरित, आंशिक रूप से पूरित है मतलब पूरा नहीं भरा हुआ है, आधा क्या है बेटा यहाँ पर भरा हुआ है बैंड। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंशिक रूप से पूरित बैंड। हमने एक डायग्राम आपके सामने बनाया है समझने के लिए, पहले समझना है फिर एक साथ वापस समझेंगे ना बेटा, 100% क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, बहुत सीधा है। अब देखो बेटा यहाँ पर इसकी ऊर्जा नीचे तो क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो बेटा उच्च कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, अधिक, तो नीचे वाले की कम और ये ऊपर वाले ऊर्जा एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी ऊपर वाले की। ठीक है, अब देखो बेटा इसी में हम आगे चलते हैं, बना दिया हमने। अब धातु परमाणु में क्या होती है बेटा, धातु परमाणु हम जानते हैं बाह्यतम कोश में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन और कुछ क्या हो जाते हैं बेटा, डी कक्षक पाया जाता है धातु में, डी उपकोष पाए जाने के कारण वो क्या होता है, यहाँ पर रिक्त रहता है इनको, इसलिए धातुओं को आप जानते हो बेटा संक्रमण तत्व कहते हैं, तो कुछ खाली भी रहते हैं। तो धातु परमाणु में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो ये 2 बैंड बना रहा हूँ मैं, 1 और 2 संयोजकता बैंड। ये पहला तो ये इस तरह से बना दिया बेटा मैंने, ये बना दिया। अब इस डिजाइन को जरूरी नहीं अपन ऐसे पट्टियों के रूप में करें, अपन इसको क्या है थोड़ा डिजाइन के रूप में ऐसे तिरछा बना देते हैं, अच्छा लगता है बेटा। कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे ही बनाए अपन, जैसे बुक में बना हुआ ऐसे भी हम बना सकते हैं, पट्टियों के रूप में दिखाना है अपन को। तो बना दिया बेटा। अब देखो ये जो है पट्टियों के रूप में व्यवस्थित होता है, इसको तो बोलते हैं बेटा हम संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड क्यों बोला जाता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया हमने।
ठीक है, यहाँ पे दर्शा देंगे हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजकता बैंड हो गया। संयोजकता बैंड क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है बेटा, तो इसलिए इस बैंड को पूरित बैंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बैंड बेटा? पूरित बैंड, यानी कि पूरित भरा हुआ बैंड है। ठीक है बेटा। दूसरा होता है बेटा ये ऊपर वाला जो खाली रहता है, कुछ स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाते वो खाली रह जाते हैं बेटा। यहाँ पर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित होने पर कुछ कक्षा के खाली रह जाती है, तो वो जो बैंड होता है बेटा उसको रिक्त बैंड, ध्यान से समझना है आपको, रिक्त बैंड या फिर बेटा इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, चालन बैंड के नाम से जानते हैं। चालन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, आ जाता है ऊपर, तो क्या होता है बेटा, विद्युत धारा का चालन होने लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, चालन बैंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये है चित्र बेटा हमारे पास। चित्र बनाना क्या है हमें यहाँ पर, अति व्यापित बैंड का चित्र बनाना है बेटा हमें। अति व्यापित बैंड धातु में पाया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये व्यवस्था किसकी है, धातु की, और धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। तो चालक या फिर आप इसको किस लिए बना सकते हो, धातु के लिए बना सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पर विद्युत रोधी के लिए बनाते हैं। देखो कुचालक के लिए, कुचालक के लिए भी बेटा हमें क्या करना है, सेम टू सेम बनाना है, अंतर कुछ नहीं है। पहला तो वही क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, एक बैंड ये बना लिया बेटा हमने, दूसरा बैंड हमने ये बना लिया। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा बैंड, देखो ये हो जाएगा हमारा संयोजकता बैंड हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, चालन, या क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिक्त, चालन या रिक्त बैंड हो जाएगा। ठीक है, चालन बैंड भी बोल सकते हो बेटा इसके, और इसमें बहुत सी बार क्या होता है, चालकता बैंड भी बोलते हैं, चालकता या रिक्त बैंड। तो यहाँ भी हम क्या है बेटा, चालन की जगह चालकता शब्द सही रहता है, तो चालकता शब्द का यूज ले लेते हैं, चालकता बैंड जिसमें विद्युत धारा का चालन हो जाएगा बेटा, चालकता बैंड हो गया। अब देखो बेटा, ये जो दोनों बैंड के मध्य का ऊर्जा, ये बीच का गैप होता है ना, इस गैप को निषिद्ध क्षेत्र, एनर्जी गैप बोलते हैं, निषिद्ध क्षेत्र बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है इसको निषिद्ध क्षेत्र, या फिर इसे हम यहाँ पर ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं, ऊर्जा अंतराल लिख दिया बेटा हमने। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है, ये व्यवस्था बेटा यहाँ पर अचालक की होती है। अचालक, अचालक को क्या बोलते हैं बेटा हम, विद्युत रोधी भी तो बोलते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है इनमें, तो विद्युत रोधी बोल देंगे। दो बैंड तो बेटा मैंने ये बना दिए। ठीक है, एक बैंड में इधर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए बेटा, कौन सा, अर्धचालक का। ठीक है ना, तो अर्धचालक के लिए भी मैं आपको यहाँ पहले बैंड बना देता हूँ, फिर आप क्या है बेटा एक साथ समझ पाओगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा बेटा संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, पूरित बैंड भी बोलते हैं बेटा इसको, आपको नाम पता होने चाहिए बस सारे, पूरित बैंड। और ये होता है बेटा यहाँ पर चालकता बैंड, चालकता बैंड। ठीक है बेटा, और इसके बीच का जो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ठीक है बेटा, ये व्यवस्था मैंने बनाई है यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ के लिए, अर्धचालक। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना है आपको, आपको ये सिद्धांत देखो बेटा कितने भी पेज का हो, आपको यूं टिप्सों पे याद हो जाएगा। सब में एनर्जी का लेवल देखो बेटा यही रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। तो देखो हम कहेंगे सबसे पहले बैंड सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार बेटा क्या होता है, जब परमाणविक कक्ष के आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन करती है तो वो क्या करती है, उतनी ही संख्या में क्या करती है, नई अणु कक्षकों का निर्माण करती है।
और इन अणुकक्षकों की ऊर्जा क्या होती है बेटा, यहाँ पर उसमें नगण्य अंतर होने के कारण, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, जिसके कारण क्या होती है वो पास 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 ऐसे पट्टियों के रूप में क्या हो जाती है बेटा, व्यवस्थित हो जाती है। ऐसे पट्टियों के रूप में क्या होती है, व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार जो बनने वाली संरचना होती है ना बेटा, इसको हम क्या होती है, जिसमें पट्टियों के रूप में कक्षकें व्यवस्थित हो जाती है, उसको संयोजकता बैंड या पूरित बैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता कोष के, इसलिए इनको संयोजकता बैंड या पूरित बैंड के नाम से बेटा हम जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इस पूरित बैंड से जुड़ा हुआ जो यहाँ पर उच्च ऊर्जा का बैंड होता है ना, इसके ऊपर वाला जो खाली रहता है उसको रिक्त बैंड या चालकता बैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो गति करता है, जिससे विद्युत धारा का चालन होता है यहाँ पे धातुओं में, तो इसको चालकता बैंड के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हमें पढ़ना क्या है बेटा, संयोजकता बैंड और ये जो चालकता बैंड है। देखो ये संयोजकता बैंड और चालकता बैंड दोनों के मध्य का जो बीच का गैप होता है ना, ये ऊर्जा अंतराल, ये ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो देखो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे एनर्जी गैप या निषिद्ध क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगले बात हम करते हैं, इस आधार पर बेटा हम क्या कर सकते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक यानी कि धातु, विद्युतरोधी, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या कर सकते हैं, उनमें चालकता की व्याख्या कर सकते हैं, भाई किसकी चालकता कितनी होती है और क्यों होती है, तो उसी चीज़ को बेटा हमें क्या करना है, समझना है। तो मैंने यहाँ पर आंशिक रूप से एक पूरित बैंड बनाया है, जिसकी नीचे ऊर्जा कम बेटा, ऊपर की ओर ऊर्जा ज़्यादा है। इससे पर कोई मतलब समझने के लिए ऐसे ही बना दिया था मैंने आपको। अब देखो धातु की बात करते हैं। देखो बेटा धातु और विद्युतरोधी में वो आपसे पूछता है क्वेश्चन, धातु और विद्युतरोधी में आप क्या करो, बैंड सिद्धांत के आधार पर अंतर बताइए, या फिर दोनों को अलग अलग पूछते तभी ये लिखना है अपन को। देखो बेटा, तो देखो हम कहेंगे कि जो धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु की परमाणु कक्षकें अतिव्यापन करके जो नए अणु कक्षकें बनाती है, उनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, जिससे यहाँ पर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो गया, तो संयोजकता बैंड बन गया। परंतु हमें इतना थोड़ी लिखना है बेटा वहाँ पे, तो हम सीधा लिखेंगे धातु परमाणु में क्या होता है, जो संयोजकता बैंड है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल जो होता है ना, ये बीच का एनर्जी गैप, ये क्या होता है बेटा, नगण्य। देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा बना है, इसमें क्या है, नगण्य। या फिर ऊर्जा अंतराल नहीं होता तो बेटा क्या होता है, ये एक दूसरे से ऐसे क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं। दोनों बैंड भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये जहाँ पर अतिव्यापन कर रहे हैं, जितना मिल रहे हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा, आपको पता है ना, अतिव्यापन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, अतिव्यापन क्षेत्र। अब देखो बेटा इनमें क्या होता है, यहाँ पर दोनों की ऊर्जा में यहाँ पर कम अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से इस संयोजकता बैंड से क्या होता है बेटा, यहाँ पर चालकता बैंड में गति कर जाता है। चालकता बैंड में जब ये गति कर जाएगा तो इसमें क्या होता है, मुक्त स्थान मिलने के कारण ये गति करता है, घूमता है, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पर विद्युत धारा का चालन होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। एक बार समझ लेना बेटा, यहाँ पर धातुओं की जो व्यवस्था होती है बेटा, उनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है ना, वो बहुत कम नगण्य होता है। या फिर ये क्या होते हैं, एनर्जी गैप नहीं होने के कारण ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दोनों बैंड अतिव्यापित कर जाते हैं, मिल जाते हैं बेटा, जिससे क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र रहता है वो अतिव्यापन क्षेत्र हो जाएगा, और संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम ऊर्जा अंतराल होने के कारण यहाँ से यहाँ आसानी से गति कर जाते हैं धातु में। इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धातु में विद्युत की क्या होती है बेटा, सुचालक होती है। तो हमने धातु के लिए अतिव्यापन बैंड बना दिया। ठीक है बेटा। अब देखो विद्युतरोधी क्या होते हैं बेटा, विद्युतरोधी में हम कहेंगे कि विद्युतरोधी पदार्थों में संयोजकता बैंड और जो चालकता बैंड होता है बेटा, उनके मध्य यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है, और अत्यधिक होने के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं संयोजकता बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस ऊर्जा अंतराल को पार करके चालकता बैंड में नहीं पहुँच पाते, उसके पास इतनी ऊर्जा ही नहीं होती बेटा, तो आसानी से नहीं पहुँच पाते। जब इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाएंगे तो गति कैसे करेंगे बेटा, तो क्या होता है यहाँ पर, वो विद्युत की चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं यहाँ पर, इसलिए विद्युतरोधी हो जाएंगे बेटा। ये तीसरी बात करते हैं बेटा अर्धचालक की, जो इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। अर्धचालकों में क्या होता है बेटा, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड। संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है ना, वो क्या होता है बेटा, कम होता है। होता तो है पर कम होता है, इतना कम भी नहीं होता कि एक दूसरे से मिल जाए, पर ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है बेटा, यहाँ पर 0 केल्विन ताप पर तो आप जानते हो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिक ताप बढ़ाने पर क्या होता है ये बेटा, यहाँ पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है, तो सामान्यतः ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, यहाँ पर चालकता बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो अल्प चालकता दर्शाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, अर्धचालक के नाम से जानते हैं।
परंतु एक चीज़ है बेटा कि अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं अगर हम उनमें ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। वो पूछता है बेटा अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव बताओ, तो अर्धचालक पदार्थों पर यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है बेटा? देखो यहाँ पर अर्धचालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, जिससे उसके पास ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो ये इस अंतराल को आसानी से पार करके कहाँ चला जाएगा बेटा, चालकता बैंड में चला जाता है। और पहले की तुलना में क्या होता है, ये अधिक चालकता प्रदर्शित करता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी क्या होती है बेटा, चालकता बढ़ती है। तो आप कंपैरिजन करके आ सकते हो बेटा। और अर्धचालक का अलग से मैंने बना दिया, तीनों पूछे तो तीनों को सारणी में अलग अलग कॉलम बना के, दो में अंतर पूछता है तो दो, जो भी आपसे पूछे अंतर, इसका इसमें, उसका उसमें और इसका इसमें, जो भी दो पूछे उसका आप थ्योरी वहाँ पे लिख दोगे बेटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है बेटा, लगभग हमारा जो मेन चैप्टर था ना वो खत्म हो गया। अब कुछ जो नया पार्ट हमारे जुड़ा था बेटा, ये तो चैप्टर चलता ही है बेटा हर साल ही, पर कुछ नया पार्ट जो जुड़ा था, हमारी जो बुक्स आई थी ना बेटा, तो उसमें उसको हम कुछ टॉपिक्स जो हमने आगे कुछ छोड़ दिए थे उनको हम क्या है कवर कर लेते हैं। देखो बेटा सीधे सीधे टॉपिक के डेफिनेशन ही है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। पायरो विद्युतता, विद्युतता, देखो नया टॉपिक आता है बेटा हमारा पायरो विद्युतता, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा टॉपिक क्या हो जाएगा, पायरो विद्युतता, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखो बेटा नए टॉपिक जुड़े हैं, अब ये अभी तक क्या है एग्जाम में नहीं आए, जब से बुक आपकी चेंज हुई है तो नहीं आए, तो अब क्या है नए टॉपिक्स के आने की संभावना बेटा क्या है ज़्यादा है, इसलिए इनको क्या है ध्यान देना है। मेरे 1-2 नंबर के आते हैं। तो देखो बेटा पायरो विद्युतता, देखो यहाँ पर होती क्या है, वे क्रिस्टल पदार्थ, जैसे माना कि आपके पास क्रिस्टल पदार्थ है जिसे गर्म करने पर इनमें क्या होने लगे बेटा, विद्युत का प्रवाह होने लगे, ऐसे क्रिस्टल पदार्थ पायरो क्रिस्टल कहलाते हैं। और इनमें विद्युत प्रवाहित होने की जो एक घटना है उसको पायरो विद्युतता कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा डेफिनेशन, ये कोई क्रिस्टल पदार्थ है, वे क्रिस्टल पदार्थ जिन्हें यदि हम क्या करें बेटा गर्म करें, तो गर्म करने पर क्या होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है, विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, ये क्रिस्टल क्या कहलाते हैं, पायरो क्रिस्टल कहलाते हैं। तथा इस गुण को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पायरो विद्युतता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस प्रभाव को, पायरो विद्युत उत्पन्न होने का जो प्रभाव है ना बेटा, उसको पायरो विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो इसके बाद बेटा अगला टॉपिक आता है आपका समाकृतिता। देखो बेटा समाकृतिता शब्द को समझो, सम प्लस आकृतिता, यानी कि समान क्या हो बेटा, आकृति हो, समान क्या हो उसकी संरचना हो, आइसोमॉर्फिज्म। इंग्लिश में भी पूछ लेता है बेटा, हिंदी में लिख के देता है आइसोमॉर्फिज्म, आइसो इसलिए इंग्लिश में याद रखनी है, मॉर्फिज्म, समाकृतिता, समान क्या होना बेटा, आकृतियां होना। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, ऐसे बना सकते हो, देखो ऐसे दो भिन्न भिन्न यौगिक, कोई भी दो यौगिक ले लो बेटा, जैसे आप एक तो ये ले ली मैंने, ये दूसरा यौगिक ये ले लिया, कोई भी दो भिन्न भिन्न यौगिक जिनकी क्रिस्टलीय संरचना, यहाँ पे क्या होती है बेटा, क्रिस्टलीय संरचना समान होती है, क्रिस्टलीय आकृति, यौगिक तो भिन्न भिन्न है, फिर भी देखो हम जानते हैं हर एक यौगिक की संरचना अलग अलग होती है, परंतु यौगिक भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी यदि उनकी आकृति क्या हो, समान हो, तो ऐसे यौगिकों को हम समाकृतिक यौगिक, और इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा, समाकृतिता के नाम से जानते हैं। एक बार दोबारा सुन लेना, ऐसे दो भिन्न भिन्न यौगिक जहां पर क्या होती है बेटा, इनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है, क्या कहलाते हैं, समाकृतिक यौगिक कहलाते हैं। तथा इस घटना को समाकृतिता, आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं इसका पहला एग्जाम्पल है बेटा, देखो FeSO4 फेरस सल्फेट डॉट, इसमें 7 जल के अणु क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़े रहते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 हो गया, डॉट 7H2 7 जल क्या होते हैं बेटा, इसमें क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़े रहते हैं। तथा दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक सल्फेट ZnSO4 डॉट 7H2, दोनों की संरचना क्या होती है बेटा, क्रिस्टल संरचना समान होती है, इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के समाकृतिक है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स बेटा क्या करने हैं, याद रखने। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, देखो बेटा क्यूप्रस सल्फाइड, देखो Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड हमने ले लिया बेटा। इस क्यूप्रस सल्फाइड के साथ साथ हम क्या ले लें, Ag2S ले लें, तो ये दूसरा यौगिक हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर
क्यूप्रस सल्फाइड हो गया बेटा एक तो, और एक क्या हो गया, सिल्वर सल्फाइड हो गया। दोनों की यहाँ पर क्रिस्टल संरचना समानुनिकान, ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समाकृतिक कहलाते हैं बेटा। हो गया दोनों एग्जाम्पल क्लियर। अब देखो इन दोनों यौगिकों को बेटा यहाँ पर जो समाकृतिक यौगिक होते हैं ना, मिस्चरलिक बेटा वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस घटना की खोज की थी, समाकृतिक की। तो इन दोनों यौगिकों को जो एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, समाकृतिक होते हैं। मिस्चरलिक ने क्या किया, इन यौगिकों के लिए यहाँ पर एक नियम दिया, समाकृतिकता का नियम। इसके अनुसार जिन समाकृतिक यौगिक जो होते हैं ना बेटा, उनके अगर गुणधर्म समान होते हैं तो फिर उनकी संरचना भी समान होती है। तो मिस्चरलिक का नियम पूछे अगर वो आपसे, तो आप क्या कहोगे कि जिन दो समाकृतिक यौगिकों के गुणधर्म समान होते हैं, यहाँ पर जिन दो यौगिकों के गुण समान होते हैं तो उनकी आकृति भी क्या होगी बेटा, समान होगी। यही क्या कहते हैं यहाँ पर मिस्चरलिक का नियम या समाकृतिकता का नियम कहलाता है। क्लियर बेटा ये भी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक भी हो गया, नए टॉपिक जुड़े थे बेटा जो क्या है थोड़े डिफरेंट थे। अब देखो बेटा बहुरूपता, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बहुरूपता। ठीक है बेटा, बहुरूपता को हम यहाँ पर बहुआकृतिता भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम इसका बहुआकृतिता। देखो बहुआकृतिता मतलब जिसपे अनेक आकृतियां हो, बहुरूपता यानी कि जिसके अनेक रूप हो बेटा। क्या बोलेंगे इसको, बहु को क्या बोलते हैं अपन, पॉली बोलते हैं अनेक को, तो पॉली आकृतिता को क्या बोला था बेटा हमने, मॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है इसको, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सीधी सीधी बात है बेटा, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के हम जानते हैं दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय रूप हो सकते हैं। ठीक है, और उस पदार्थ के दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय रूपों को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, बहुरूप बोलेंगे। ठीक है, तो इससे हम बहुरूप बोल देंगे और ये घटना हो जाएगी वो बहुआकृतिता हो जाएगी बेटा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे बेटा आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर बुक में, नोट्स में भी दिए हुए हैं अपने। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें CaCO3, जानते हो ना बेटा सभी। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, इसके यहाँ पर क्या होते हैं, 3 बहुरूप होते हैं। ये यहाँ पर कैल्साइट के रूप में भी पाया जाता है, ये एर्गोनाइट के रूप में भी पाया जाता है, ये यहाँ पर वेराइट के रूप में पाया जाता है। तीनों की क्या होती है यहाँ पर आकृतियाँ, एक की त्रिकोणीय होती है, एक की यहाँ पर विषम लंबाक्ष होती है, एक की षटकोणीय होती है, तो आकृतियाँ अलग अलग हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा जिंक सल्फाइड देखो बेटा, ZnS, जिंक सल्फाइड भी क्या होता है यहाँ पर बहुरूपता प्रदर्शित करता है बेटा। ये भी 2 रूप में पाया जाता है। एक तो बेटा होता है यहाँ पर जिंक ब्लेड, सुना होगा नाम जिंक ब्लेड ZnS को ही बोलते हैं ना बेटा। तो एक तो इस रूप में पाया जाता है ये, ठीक है, और दूसरा होता है उर्जनाइट, यहाँ पर जाइड। तो ये 2 रूपों में पाया जा रहा है बेटा जिंक सल्फाइड। तो ये क्या है, बहुरूपता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा। इसके बाद देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपने भी पढ़ रखा है बेटा, अपररूपता। पढ़ा है ना बेटा, अपर रूप पढ़े थे अपन ने, तो 11th में पढ़े अपन ने अपररूपता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एलोट्रोपी, अपररूपता। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, और इम्पोर्टेंट तो रहता ही है क्योंकि नए जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा, हम कहेंगे कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व, कहा था ना अपन ने, किसी भी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप, कहा था बेटा यहाँ पर किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप यहाँ पर जो कि समान भौतिक अवस्था में होते हैं। भौतिक अवस्था तो क्या होती है बेटा, समान होती है, परंतु उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं यहाँ पर, देखो समान भौतिक अवस्था में रहेंगे यहाँ पर, बस केवल समान भौतिक अवस्था होनी चाहिए उनकी, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अपर रूप कहलाएंगे। तो किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो क्या होते हैं, समान भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, तथा इस गुण को क्या बोलते हैं बेटा, अपर रूपता। ठीक है, जैसे आप जानते हो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं बेटा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर इसके बाद हमारे क्या होता है, चैप्टर तो समाप्त हो जाता है, पर हम क्या है अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व कर सकते हैं बेटा। तो देखो हम क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपकी PDF में दिए हुए हैं, उनकी बात करते हैं बेटा। देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, सुनना है बेटा आपको, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन तो देखो बेटा ऐसे ही बताने पड़ेंगे देख देख के। ठोस कठोर क्यों होते हैं,
वो आपसे पूछ ले भाई ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आपको मैंने बताया था बेटा आगे जब चैप्टर पढ़ाया था, तो एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है ये अपना यहाँ पर। तो देखो हम जानते हैं कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, यहाँ पर निबिड़ संकुलित होते हैं, इनकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, परंतु फिर यहाँ पर क्या होता है जिससे उनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य रह जाता है, नगण्य रहने के कारण वो गति नहीं कर पाते और वो क्या होते हैं यहाँ पर कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, आया था ना आपकी क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है बेटा, अब देखो ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, पता है आपको ठोसों का आयतन, क्योंकि ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिससे उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है एक फिक्स निश्चित स्थान ही घेर पाते। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर प्रबल आकर्षण बल रहता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है, इसलिए उनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आगे भी तो पढ़ लिया बेटा हमने। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, तो क्या होता है उनमें सारे हमने पढ़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नया है। ठीक है, आप हमारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं बेटा उनको क्या है यहाँ पर समझिए। ठीक है, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, देखो मैंने बुक के पीछे के बेटा सोल्व करा रखे हैं, आपको एक शब्द भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें आपको किसी तरह से प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप हमसे बोल देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है उस क्वेश्चन को ऐड कर दें। बाकी नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।